हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए। ये वीडियो हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। रेलवे परीक्षा के लिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि 2018 में जो रेलवे की परीक्षा हुई और 2019 में जो रेलवे जेईई की एग्जामिनेशन हुई उसमें 95% से भी ज़्यादा सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो रेलवे परीक्षा के लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे एनसीईआरटी हर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन रेलवे एग्जामिनेशन के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा करके पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग 60 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे। जो इससे पहले मैंने जो 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, आवर्त सारणी, अम्ल क्षार और लवण, धातु और अधातु, उसे देखने के लिए आप यहाँ पे एक आई बटन आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तब यह श्वेत लौ के साथ दहन होता है यानी कि जलता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह चूर्ण किसका है? यानी जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर यानी कि श्वेत चूर्ण। तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में विलय होता है, तो जल में घुलकर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि ये सारी परिवर्तनें एक साथ हो, बट इनमें से कोई सा भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे हम लोगों ने अभी देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है? एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो इसे हम बोलते हैं अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे? जो बना इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बनता है उसे कहते हैं, तो अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, इसे हम कहते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। किसी रासायनिक समीकरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या लागू होता है? रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, यानी टोटल द्रव्यमान जो रिएक्टेंट साइड होगा वही टोटल द्रव्यमान आपको प्रोडक्ट साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट साइड अगर मास 5 ग्राम है तो इधर प्रोडक्ट साइड 10 ग्राम बन जाएगा या फिर 4 ग्राम बन जाएगा। ना तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, दोनों बराबर होगा। अगर 5 ग्राम टोटल रिएक्टेंट का द्रव्यमान है तो 5 ग्राम ही प्रोडक्ट इस साइड बनेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के या फिर से डैश होता है। तो यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या हो जाएगा? बराबर होता है। जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार टोटल द्रव्यमान इधर जो होगा, यानी कि मैग्नीशियम का आप अलग से निकालो द्रव्यमान, ऑक्सीजन का अलग से निकालो, O2 का, सबको जोड़ो, टोटल मान लो यहाँ x ग्राम आया, तो इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी x ग्राम ही बनेगा। इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ना तो एक्स्ट्रा द्रव्यमान बनेगा ना ही किसी द्रव्यमान का ह्रास होगा। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो Mg प्लस O2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये बैलेंस नहीं है, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखो मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, तो चलो इसका द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम है तो यहाँ 2 एटम का मास आएगा, लेकिन यहाँ एक ही एटम है तो यहाँ 1 एटम का मास आएगा, यानी ऑक्सीजन के 1 एटम का मास का यहाँ ह्रास हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अनबैलेंस है, ये असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना पड़ता है। हम लोग आगे देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या डैश होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि बराबर होती है। जैसे मैग्नीशियम है और यहाँ ऑक्सीजन है, हमने यहाँ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोला क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम का 1 परमाणु था, बनने के बाद भी यहाँ 1 परमाणु है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ देखो क्या है, 1 ही परमाणु है, तो ये गलत है। यानी कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा।
जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम है उसी को हम लोग इसे दूसरे शब्दों में ऐसे बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड होगा वही टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होगा। तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ 2 मैग्नीशियम एटम हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, लेकिन यहाँ एक ही मैग्नीशियम है तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम एटम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम एटम्स, यहाँ 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम्स। जब यहाँ मैंने 2 लिखा ना, इसका मतलब मैग्नीशियम के साथ भी 2 है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, तो अब हो गया ये बैलेंस। एक कंकाली रासायनिक समीकरण होता है, यानी एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये असंतुलित होता है। ठीक है, यहां लिख दो असंतुलित। कंकाली रासायनिक समीकरण Mg+O2 MgO, ये है कंकाली रासायनिक समीकरण यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? 2MgO2 2MgO, ये हो गया हमारा बैलेंस। तो जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है वहां द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू नहीं होता है, और जो संतुलित होता है वहां द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है, और हमें संतुलित करना पड़ेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वहां पे हमें संतुलित करना पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो हम बस प्रोडक्ट बना देते हैं, हमें बस प्रोडक्ट पता करना होता है, वहाँ हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमको पता करना हो कि कितना रिएक्टेंट भाग लिया है, कितना बना है, वहाँ बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे CaO को, और ये जल से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, यह है क्विक लाइम, यह है सिलेक्ट लाइम, यह है कली चूना, यह है भकरा चूना। कली चूना को कहते हैं, डैश को कहते हैं, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड को। भकरा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भकरा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ करेक्शन कर दो थोड़ा सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ ए छूट गया है, तो बी हमारा राइट आंसर होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर देखो, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि किसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है, किसके विलयन का उपयोग, और कली चूना भकरा चूना दोनों आंसर में रहे, तब आप भकरा चूना को टिक करना। मान लो भकरा चूना नहीं होता, सिर्फ कली चूना होता, तब आप कली चूना को टिक करते, लेकिन अगर दोनों आ जाए तब आप भकरा चूना को टिक करोगे। जो कली चूना होता है उसी में हम लोग पानी डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, इसमें हम और वाटर ऐड करेंगे और पानी डालेंगे, तब ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, और इसे हम दीवारों पर चढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो देख लो आप, यह है रिएक्टेंट साइड और यह है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद। तो रिएक्टेंट की तरफ अभिकारक साइड आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखो, ये भी संतुलित नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसमें देखो सी में जिंक का यहाँ 1 एटम है, जिंक का यहाँ 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी, तो ये ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ये भी सही है। सल्फर का 1 एटम है, यहाँ भी सल्फर का 1 एटम है। ऑक्सीजन का यहाँ 4 एटम्स है, ऑक्सीजन का यहाँ 4 एटम्स है, यानी सब बैलेंस है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हर तत्व का जितना है रिएक्टेंट साइड उतना ही है प्रोडक्ट साइड, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। और यहाँ देखो डी में आयरन का 1 एटम, यहाँ 3 एटम्स, तो ये पहले ही हो गया अनबैलेंस, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे डैश कहा जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, याद रखिएगा, एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का दहन यानी कि कार्बन का दहन, C+O2 CO2। तो देख लो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया CO2, तो ये हो गया कोयले का दहन, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, क्या आप बता सकते हो ये बैलेंस है या नहीं है? ये अनबैलेंस है, ये असंतुलित है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये संतुलित है। कार्बन का 1 एटम, यहाँ भी 1 एटम,
यहाँ 2 एटम्स ऑक्सीजन का, यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन का, तो ये बैलेंस है, बिल्कुल सही है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण, यानी कि H2 + O2 क्या बनेगा, H2O। तो यहाँ भी देखो 2 अभिकारक है, मिल करके एक प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये भी हो गया संयोजन अभिक्रिया, तो ये भी सही है। और क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम्स, यहाँ 2 एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ 2 एटम्स लेकिन यहाँ एक ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसे हम बैलेंस के रूप में ऐसे लिखते हैं H2 + O2 2H2O और यहाँ कर दो 2, यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब ये बैलेंस हो गया। उसके बाद कली चूना से भगरा चूना बनाना, कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख लो 2 अभिकारक है, एक प्रोडक्ट है, तो ये भी हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ आपको बस ये चेक करना था कि कौन संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है। बैलेंसिंग के बारे में यहाँ कुछ करना नहीं था, ये मैंने आपको यूं ही बता दिया कि बैलेंसिंग है या नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे कोयले को जब जलाया जाता है, यानी कार्बन का जब दहन होता है, तब CO2 साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, अगर उसमें ऊष्मा भी निकल रही है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही रिएक्शन को हम लोग 2-3 नाम से जाने, संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही रिएक्शन का 2-3 नाम हो। जैसे आप दुकान से चूना खरीद के लाते हो, उसको उसमें पानी डालते हो, तो आप देखते हो कि कंटेनर, बर्तन गर्म हो जाता है, तो वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कली चूना और पानी का रिएक्शन से जो भकड़ा चूना बनता है वो भी होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहाँ भी हीट निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अभिक्रिया होती है और वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज से एनर्जी को निकाला जाता है सेल के अंदर, वही एनर्जी हमें चाहिए होता है, तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे मीथेन को जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये भी हमारा सही है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, सब NCERT के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और साथ में देखो ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बट देखो आप 2 अभिकारक है, मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। तो उपर्युक्त दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस बोले तो जो जमीन के अंदर जीवाश्म से बनता है, खास करके हाइड्रोकार्बन गैस, तो इसमें मीथेन गैस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन गैस हमारा राइट आंसर है। मीथेन गैस को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस। श्वसन प्रक्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तब निर्माण होता है, तो श्वसन प्रक्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो BCD हमारा राइट आंसर होगा, BCD यानी कि C हमारा राइट आंसर होगा। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब ये बोल रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा, टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो ये क्या हो गया, वियोजन, इसको हम बोलते हैं अपघटन, ठीक है, अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, ये हमारा राइट आंसर होगा। एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल अभिकारक, एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि हरे रंग का होता है के एक इकाई सूत्र में जल का कितना अणु मौजूद होता है। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, तो 7 जल का मॉलिक्यूल होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन विट्रियोल। और एक होता है ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O, 5H2O, ब्लू विट्रियोल, नीला होता। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसका नाम भी। जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तब डैश बनता है, जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है
तब फेरिक ऑक्साइड का ठोस मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलता है। यानी कि जब फेरस सल्फेट FeSO4 का हम लोग अपघटन करवाएंगे तब Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा VBI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पूछा जा सकता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन होता है तब क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, CaCO3, इसका हम लोग क्या करना है? अपघटन करवाना है। तो यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ए इसका राइट आंसर होगा। जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग का गैस उत्सर्जित होता है, यह गैस होता है। जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का हम लोग अपघटन करवाएंगे, चूर्ण को गर्म करना यानी कि अपघटन करवाना, तब बनता है लेड ऑक्साइड PbO, साथ में ऑक्सीजन गैस, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि भूरे रंग का गैस उत्सर्जित होता है, भूरे रंग का गैस बोला है, और ऑक्सीजन के पास ना तो कोई रंग होता है ना ही गंध होता है, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो बचा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आप ये तीनों ही प्रोडक्ट याद रखें कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों ही बनता है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। जल के वैद्युत अपघटन से बनता है, यानी कि H2O है, इससे करंट पास करवाना है, तब ये बनेगा H2 और O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है उजला, और जब आप इस सिल्वर क्लोराइड को रख दोगे सनलाइट में तब ये टूट जाएगा सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में। अब ये हो जाएगा धूसर रंग का, जो यहाँ लिखा हुआ है ना धूसर, तो ये धूसर रंग का हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का डैश और डैश में वियोजन हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, तो सिल्वर और क्लोरीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सनलाइट में रखो तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा ये राइट आंसर होगा। तो ये देखो, ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया। एक सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट बनाया दो या दो से ज़्यादा। यहाँ दो प्रोडक्ट बनाया है बट दो से भी ज़्यादा बना सकता है। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें डैश कहते हैं। इसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ये ऊष्मा का अवशोषण करता है। हम लोग क्या करते हैं? इसमें एनर्जी को देते हैं। अब ये एनर्जी हम लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, प्रकाश के फॉर्म में। हम ये एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके। हम ये एनर्जी करंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो अगर लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी दिया और हुआ अपघटन अभिक्रिया, उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। टेम्परेचर बढ़ाकर अगर अपघटन किया गया तो तापीय अपघटन, और अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करवा करके अपघटन कराया गया, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पानी से करंट पास करवाया गया तो ये H2 और O2 बना, तो इसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। तो इनमें से किसी भी रूप में हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। अभी मैंने आपको बताया था FeSO4.7H2O, तो इसका विलयन अगर होगा तो ये हरा कलर का होगा, और CuSO4.5H2O अगर इसका विलयन होगा तो ये नीला कलर का होगा। ये है ग्रीन विट्रियोल और ये है ब्लू विट्रियोल। जब किसी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब थोड़ी देर के बाद लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। ठीक है, मलिन पड़ जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, पहले विलयन जो था ये कॉपर सल्फेट का था, CuSO4 इसका विलयन था, और कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। हम लोगों ने अभी देखा था ब्लू कलर का होता है। अब क्या हुआ? इसमें आयरन नील डाला गया, आयरन का कील डाला गया, तो यहाँ हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा यहाँ से, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु का जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें आयरन ऊपर होता है कॉपर से। तो यह क्या करेगा? इसके विलयन से कॉपर को यहाँ से भगा देगा और खुद का विलयन बना लेगा। खुद का विलयन यानी अब जो पहले यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब ये फेरस सल्फेट का विलयन हो गया।
अगर फेरस सल्फेट का विलयन हो गया तो ये कलर क्या हो जाएगा, नीला से मलिन पड़ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हल्का हरा रंग का हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का विलयन हरा रंग का होता है। तो यहाँ क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन से जो ऊपर होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इसमें से सिर्फ जिंक ही है जो कॉपर से ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। क्रियाशीलता श्रेणी आप उठा करके देख लेना, मैंने धातु और अधातु में आपको अच्छे से बताया हुआ है, और अम्ल क्षार और लवण चैप्टर में भी बताया हुआ है। जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। यह अवक्षेप जल में विलय होता है, अविलय होता है, श्वेत रंग का होता है, इनमें से कोई नहीं। यह अवक्षेप जल में अविलय होता है, जल में नहीं घुलता है, इसीलिए तो हम इसे अवक्षेप बोलते हैं। तो जल में विलय ना होने के कारण हम इसे अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जब प्रोडक्ट बनेगा, जब उत्पाद बनेगा तो कुछ ऐसा उत्पाद बनेगा जो जल में नहीं घुलेगा, तो उसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तब यहाँ बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंसिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बस यहाँ प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये जो BaSO4 है ये बनता है PPT यानी कि अवक्षेप, क्योंकि ये जल में नहीं घुलेगा। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही है जल में घुल जाता है, नमक है ये, जल में घुल जाएगा। बेरियम सल्फेट ये जल में नहीं घुलेगा, इसे हम बोलते हैं PPT प्रेसिपिटेट। वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, आयनों का आदान प्रदान होगा। जो अभी मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था Na2SO4 डॉट BaCl2, यहाँ से बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ आयन का आदान प्रदान हो गया। आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ देखो, यहाँ आपके पास था Na+SO4, यहाँ कौन कौन सा आयन था, Na+SO4 2-, उसके बाद यहाँ क्या था Ba+2 और Cl-। प्रोडक्ट में देखो क्या हुआ, इसका ये कैटायन इसके साथ चला गया और बना लिया NaCl, इसका कैटायन इसके साथ चला गया और बना लिया BaSO4। तो हो गया ना आयन का आदान प्रदान, दोनों का आयन्स आपस में एक्सचेंज कर गया। एक का कैटायन दूसरे के एनायन के पास चला गया और दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन के पास चला आया। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अब आप चेक कर लो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहला वाला। अभी यहाँ देखो Ag प्लस NO3-, यहाँ बनेगा Na+Br-। तो Ag+ यहाँ Br- के साथ चला आया और बना लिया AgBr, और NO3- ये Na+ के साथ चला आया और यहाँ बना लिया सोडियम नाइट्रेट। तो ये भी हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखो Ag+ है और NO3- है, और यहाँ K+ है और I- है। तो Ag+ यहाँ I- के साथ चला आएगा, AgI बना लिया, और ये जो K+ है ये NO3- के साथ चला गया और बना लिया पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ आयन्स का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तब चूर्ण की सतह पर डैश की काली परत चढ़ जाती है, ये होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर काली परत चढ़ती है, वो किसका होता है? कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बनाया कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, यानी कॉपर का हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और यहाँ बनाया H2O। तो क्या होगा, पहले हाइड्रोजन था अकेला, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन और बना लिया पानी। और कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो यहाँ बचा कॉपर। या फिर आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड और यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, H2 से H2 हो गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। तो डेफिनेटली कॉपर ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हुआ होगा। रिडक्शन बोले तो अवकरण हुआ होगा, अवकरण बोले तो ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया होगा। तो ऑक्सीजन अगर छोड़कर चला गया तो यहाँ बचेगा कॉपर, तो कॉपर हमारा राइट आंसर होगा। जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है तब उस पदार्थ में या फिर के क्या होगा? तो जब किसी पदार्थ का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सही बात है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। तो उपर्युक्त में से कुछ भी हो सकता है, तो डी हमारा राइट आंसर है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, ये तो फिक्स है, ये तो होगी ही। अब
ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि आपको कभी कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये भी कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ये होगी ही होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा रिएक्शन आपको मिलेगा कि वहाँ आपको नहीं दिखेगा कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ उपचयन हुआ होगा। वो हमें पता चलता है ऑक्सीकरण संख्या से। तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा काम करेगा। लेकिन ये जो दोनों ऑप्शंस दे रखा है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, ये कभी आपको डायरेक्ट दिख सकता है, कभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तब उस पदार्थ में या फिर के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें से ये वाला तो फिक्स है कि होगा ही। अगर अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन में दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे डैश कहते हैं। तो एक ही रिएक्शन में अभिकारक उपचयित हो जाए और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। सी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, यानी उपचयन अपचयन दोनों होता है। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया और कॉपर बचा, तो ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला आया, तो हाइड्रोजन का आना ऑक्सीडेशन होता है। यानी कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, यानी कि अवकरण भी हो जाए, ऑक्सीकरण भी हो जाए, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक वैसे ही जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो ये भी है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखिए, यहाँ एक छूट गया हुआ है, लिख लो आप MnCl2 प्रोडक्ट में। ये था MnO2, MnO2 से ऑक्सीजन भाग गया और MnCl2 बन गया, यानी MnO2 से ऑक्सीजन छोड़कर चला गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और देखो HCl से H भाग गया और Cl बच गया। पहले था HCl, अब HCl से क्या बचा? Cl, यानी कि H भाग गया, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का आना या फिर हाइड्रोजन का जाना, यही तो होता है ऑक्सीडेशन, अवकरण। तो देख लो, एक का रिडक्शन हो चुका है और HCl का क्या हो गया यहाँ? ऑक्सीडेशन। तो ये भी हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही में हुआ, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। निम्न में से कौन एक संक्षारण का उदाहरण नहीं है? चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2S के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये होता है कार्बोनेट के परत चढ़ने के कारण, यानी कि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कारण से तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना, यानी लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो ये सब क्या है? संक्षारण। इनमें से कोई नहीं है जो संक्षारण का उदाहरण नहीं है, सब ये तीनों के तीनों संक्षारण का उदाहरण है। याद रखिएगा, चांदी के ऊपर काली परत सिल्वर सल्फाइड के कारण, तांबे के ऊपर हरी परत कॉपर कार्बोनेट के कारण, लोहे के ऊपर भूरे रंग Fe2O3 के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। वसायुक्त या तैलीय पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होने के कारण उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाता है, रैंसिडिटी। जो तैलीय पदार्थ होता है या जिसमें फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी। तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तैलीय या फिर वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होता है, उसका उपचयन हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, तो उसे रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है कुछ पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ये पदार्थ क्या करता है? प्रतिऑक्सीकारक, नाम से क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इसे। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन को रोकेगा, उपचयन को रोकेगा, इसे हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा देता है और उसके जगह पर एक दूसरा गैस भर देता है ताकि उसका उपचयन ना हो सके और चिप्स का स्वाद खराब ना हो। यह दूसरा गैस कौन सा हो सकता है? तो आप देखते हो, जैसे आप लेज का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट आप खरीदते हो,
तो वो उसके अंदर गैस भरा होता है, तो उसके अंदर जो गैस भरा होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा उसके अंदर तो वो जो उसके अंदर चिप्स है वो सब तैलीय पदार्थ होता है, ऑयली चिप्स होता है, ऑयली होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चिप्स का टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर बहुत सारा नुकसान हो जाएगा कंपनी वाले को। तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है और नाइट्रोजन गैस वहाँ पे डाल देता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है। तो नाइट्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस रिएक्शन को आप आराम से देखो। पहला पढ़ो क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा यानी कि लेड, पीबी। यहाँ देखिए आप, यहाँ लेड ऑक्साइड से लेड बना, तो यहाँ हुआ क्या, ऑक्सीजन छोड़कर चला गया, ये हुआ रिडक्शन, अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ, सीसा का हुआ या फिर ये लेड ऑक्साइड का हुआ? लेड का हुआ या फिर लेड ऑक्साइड का हुआ? अपचयन हुआ लेकिन लेड ऑक्साइड का हुआ, लेड का नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उपचयित नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो कार्बन का उपचयन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हुआ है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। तो पूछा है कि कौन असत्य है, तो ए और बी असत्य है। ए हमारा राइट आंसर होगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया तो होगा नहीं। संयोजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मिलते हैं और एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। वियोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा। वियोजन में तो एक रिएक्टेंट होता है और टूट करके छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाता है, ये भी नहीं होगा। द्विविस्थापन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको आयंस दिख रहा है कैटायन और एनायन, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एल्यूमिनियम दे रखा है, तो यहाँ तो द्विविस्थापन भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, डी। कैसे देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एल्यूमिनियम ऊपर मिलेगा, एल्यूमिनियम से नीचे आयरन मिलेगा। तो यहाँ क्या किया, एल्यूमिनियम इस फेरिक ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर दिया। देख रहे हो आप, आयरन को भगा दिया और खुद का ऑक्साइड बना लिया, क्योंकि ये आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दीजिए। लौह चूर्ण यानी कि आयरन है, इस पर आप डालोगे HCl तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपको याद होगा कि मेटल प्लस एसिड जब रिएक्शन करता है तब मेटल सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, H2 गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी कि जो Fe प्लस HCl है यहाँ से बनेगा FeCl2 और H2 गैस रिलीज होगी। सोना या प्लेटिनम आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, सोना या फिर प्लेटिनम को हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं। नोबल मेटल इसीलिए क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? फेरस सल्फेट का अपघटन। अपघटन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण यानी कि एसिड में पानी डालना। आपको याद होगा कि अम्ल में पानी हम लोग मिलाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी। उसके बाद पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, साथ में पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना, इस दोनों ही प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। और अपघटन के लिए यानी तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है, को क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश रसायन, फोटोकेमिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? क्लोरीन का विघटन, क्लोरीन का विघटन यानी Cl2 से Cl में टूटना, प्रकाश संश्लेषण और हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण और हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, ये सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि हमसे पूछा है कौन उदाहरण नहीं है, तो सबके सब उदाहरण है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षारण के लिए अनिवार्य है? तो वायु और उसमें उपस्थिति नमी की, ए इसका राइट आंसर होगा। संक्षारण के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि एयर और उसमें ह्यूमिडिटी होना चाहिए। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना ये संक्षारण है, और ये लोहे में जंग इसलिए लगता है क्योंकि लोहा का ऑक्सीडेशन होता है। तो
बी और सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लोहे में जंग लगना ये ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है और संक्षारण का भी उदाहरण है। जब लोहे पर जंग लगता है तब इसके ऊपर डैश की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। लोहे पर जंग लगता है और कौन सी परत चढ़ती है? भूरे रंग की परत चढ़ती है। ये कलर भी आपको याद रखना है और फेरिक ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, ये भी याद रखना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना किसका उदाहरण है? ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी को हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि N2 और O2 मिलकर जो 2NO बनता है, तो इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ऊष्मा देनी पड़ती है, इसीलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब कार्बन सल्फर से रिएक्शन किया और कार्बन डाइसल्फाइड बनाया, ये किसका अभिक्रिया है? ये है संयोजी अभिक्रिया। देख रहे हो, दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये हो गया संयोजी अभिक्रिया। साथ में ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ ऊष्मा दिया गया है। तो ए और सी इसका राइट आंसर होगा दोनों। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो पदार्थ है जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे। ठीक है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे और खुद का, ठीक है, यहाँ अगर दूसरा काट दो तो खुद का अवकरण कर दे। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीकारक वो पदार्थ होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, खुद का नहीं। खुद का वो अवकरण करेगा, खुद का वो रिडक्शन करेगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह उपयोग होता है? यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकरण भी करता है और अवकरण भी करता है। दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण भी कर देता है और अवकरण भी कर देता है, ऑक्सीडेशन भी कर देता है, रिडक्शन भी कर देता है। तो ये है एक हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। इसके अलावा और भी होते हैं, बट आप इतना याद रखो काफ़ी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4 ये है पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2O2 ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड और HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड और HNO2 ये होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये है नाइट्रिक अम्ल और ये है नाइट्रस अम्ल। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में इस बेल आइकन दबाइए हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।